आइए दिन के महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करें। कल से खर मास मर मास लगेगा और शुक्र तारा 51 दिनों के लिए अस्त होगा। कोई शुभ कार्य नहीं होंगे, किसी प्रकार का कोई नाटकबाजी नहीं होगी। अब होगा ना, मंदिरों में खीरावन का प्रसाद बैठेगा, ये सब होगा, पूरा सारा क्रम चलता रहेगा। आध्यात्म है, नगरी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया जाए, जो भी होना है ना वो सब होगा। आज यहाँ पर 14 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई, किसान संघ ने तैयार की। 18 जिलों के किसान आए और किसान नेता भी आए। लैंड पूलिंग के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई, उसकी घोषणा की गई और आंदोलन किस स्वरूप में होगा इसकी भी चर्चा की गई, उस पर भी निर्णय लिया गया। जब मैं समाचार प्रसारित कर रहा हूँ ना, उस समय भी बैठक चल रही है किसानों की, नेताओं की, कि किस प्रकार क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। किसानों के साथ जो धोखाधड़ी की गई है, वादा खिलाफी की गई है, उसके खिलाफ किस प्रकार का आंदोलन किया जाए, उसकी रूपरेखा भी हाल तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हमें जो सूत्र से पता चला है कि जो वहाँ पर किसान नेताओं की जो बात आई है कि उन्होंने ये आंदोलन है ना, गांव से लेकर पंचायत स्तर से लेकर शहर की सड़कों तक होगा। गांव से साग सब्जी फल वल आदि सबकी आपूर्ति बंद कर दी जाएगी, दूध की आपूर्ति भी नहीं होगी, ये भी निर्णय लिया गया। और जो सिंहस्थ क्षेत्र में है, जिनकी जमीनें जाती है, उन जमीनों में आंदोलन का ध्वज लगाया जाएगा। लगाना चाहिए, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर तीसरी बात, शहरों में भी धरना दिया जाएगा। 18 जिलों के शहरों में धरना होगा, सब कुछ होगा, वहाँ प्रदर्शन भी होंगे, वहाँ आंदोलन होगा। मामला बड़ा विचित्र होता जाएगा। अब ये बंदोबस्त का क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो ये मामला बड़ा, लैंड पूलिंग का मामला बहुत बड़ा विचित्र हो गया। किसान इसके पक्ष में नहीं है और यह आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में फैलेगा, इसमें भी कोई शंका नहीं है। हम आज किसानों को, जो किसान संघ की बात हो रही, किसान आंदोलन की बात हो रही है ना, तो हम यहाँ किसानों को एक और सूचना दे दें कि किसानों पर अब एक और नया कांड उजागर, एक नया कांड थोपा जाए, वो है बीज प्राधिकरण का। अब कोई भी किसान अपना बीज नहीं बेच सकेगा। यदि बीज उसने अपना बीज बेचा ना, तो उसको 3 साल की सजा और 20 लाख का दंड होगा, ऐसा प्रारूप बनाया जा रहा है। ये भी देख लीजिए, मामला बड़ा विचित्र है। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ये किसानों पर गाज गिर रही है। ये मामला समझ में नहीं आ रहा है। आखिरकार यहाँ ऐसा लग रहा है कि किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए, उनको कंकाल बना दिया जाए, किसानों को कोई आज़ादी नहीं दी जाए। तो अब ये किसान भी जब यदि पलटी मार देंगे ना, तो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे लोग, ये भी एक बात तय है। तो किसानों से अब पंगा लेना बंद कर दीजिए। आप जो अभी पंगा ले रहे हैं ना, ये उचित नहीं है। जो किसानों की मांगों को सहानुभूति पूर्वक, सहृदयता पूर्वक स्वीकार कीजिए। आप बड़े बड़े जो पूंजीपतियों के, जो कॉरपोरेट्स के कर्ज माफ कर देते हो, किसानों के कर्ज माफ करने में आपको बुखार आ जाता है, आप कोमा में हो जाते हो। ये भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जो भी होगा ना, ये होगा। हम आपको, हर किसान को हम सूचना देते रहते हैं, जागृत करते ही रहते हैं। अब एक किसानों को भी है ना, संगठित होकर एक स्वर में आवाज़ उठाना पड़ेगी। ये इसके आंदोलन की रूपरेखा बनती जा रही है।
और बनेगी। और इसमें हमने जो नई सूचना दी है ना, इसके बारे में भी जरा किसान संघ और सारे देश के सारे किसान सोचें। ठीक है। अब यहाँ पर 13 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत हुई। ठीक है। उसमें जो करदाताओं की जमा करने वालों की भीड़ रही, और जो सूचना के अनुसार 5 करोड़ 31 लाख रुपए का टैक्स लोगों ने जमा कराया। ठीक है। यहाँ 10 से 36 लोगों पर 10 करोड़ का टैक्स बाकी था, जो बड़े बकायेदार हैं। उन्होंने कितना जमा कराया ये भी अभी सब खुलासा होगा। खैर 50% बकाया कर तो जमा हुआ। ये लोक अदालत की अच्छी सफलता मानी जा सकती है। अब यहाँ पर आइए आगे हम चलते हैं। यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र, नशा तो एक आम बात हो गई, और यहाँ पर नशे में की गर्त में, नशे के महासागर में युवा बहुत डूबे हुए। यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र भी है। एक कोई नया मानव नशा मुक्ति केंद्र खुला, वहाँ पर भी उपचार होता है। परंतु वहाँ पर एक घटना घटित हो गई। एक नशे के आदि युवक की अचानक तबीयत खराब हुई। उसको RD-गार्डी में भर्ती करा दिया गया और वहाँ उसका निधन हो गया। तो उसके परिवार वालों को सूचना दी गई कि आपके बालक की तबीयत खराब है, हमने RD-गार्डी में भर्ती करा दिया। जब उसके परिजन RD-गार्डी पहुँचे तो अस्पताल प्रबंधन ने कह दिया कि उसकी मौत हो, अब वो दुनिया में नहीं रहा। तो उसका शव लेकर बेचारे चल दिए। जब वहाँ अंतिम संस्कार के लिए जब नहलाया गया तो उसकी पीठ पर और पैर पर मारपीट के निशान दिखे। अब हुआ कुछ न कुछ तो हुआ ही होगा, अब क्या कर सकते हैं। तो पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, पवासा पुलिस ने जांच भी लिया, और अब जांच होगी कि क्या है क्या नहीं है। ये मामला भी बड़ा अपने आप में एक विचाराधीन ही है। अब यहाँ पर आ जाइए, हम यहाँ रेलवे स्टेशन की बात करें। रेलवे स्टेशन के बाहर की कुव्यवस्था किसी से छिपे नहीं है। अंदर के जो CTC कैमरे हैं, करीबन 8 या 10 कैमरे बन पाए गए। ये भैया क्यों बन पाए गए, ये ज़रा देख लीजिए, आप सुव्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ न कुछ हादसे होते ही रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्रेन में 2 लावारिस बैग मिले थे, उनमें जेवरात थे, नकदे उठते थे। RPF ने जब्त किए, और जब पता लगाकर उनके जिनके बैग मालिकों को वापस पहुंचाया गया। ये इतनी अच्छी ईमानदारी और सतर्कता के लिए RPF और रेलवे पुलिस को बधाई देते हैं, देना भी चाहिए बधाई। अब यहाँ पर संभागायुक्त ने और जिलाधीश ने संयंत्र निर्माण कार्यों की समीक्षा की। करना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी निर्माण कार्य हो ना, वे गुणात्मक हों, ऐसा गुणवत्ताहीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा लगता है। जनता का पैसे से यदि गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं हुए ना, तो कोई मतलब ही नहीं। खैर, हमारे आशीष सिंह जी बहुत इस मामले में सख्त हैं, वे पूरा ध्यान रखेंगे। किंतु अब आशीष सिंह जी और संभागायुक्त से हमारी एक रोशन सिंह से एक बड़ी विनम्र निवेदन है कि यहाँ पर शहर में अराजकता ही अराजकता है, यातायात अराजकता और अतिक्रमण और प्रदूषण, ये 3 समस्याएं बहुत बड़ी आम है, और एक आवारा श्वान भी। तो इन समस्याओं की भी समीक्षा कीजिए, गहनता से समीक्षा कीजिए। यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति है। शहर में करीबन 17-18 चौराहे हैं, वो जानलेवा चौराहे हैं, वहाँ पर अक्सर जाम ही जाम लगा रहता है। तो वहाँ पर सुधारने की ज़रूरत है। अब आप अभी जैसे मुझे सूचना मिली है कि अनेक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाए, लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका पालन सख्ती से होना चाहिए, ये एक बहुत ज़रूरी बात है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ कितने एकांगी मार के एक का भी, किसी का भी पालन सख्ती से नहीं हो रहा है। और सबसे ज़्यादा बदतर स्थिति तो कंठाल से छतरी चौक की है। यहाँ पर हर 5-10 मिनट में जाम लग जाता है। तो यह व्यवस्था भी समाप्त होना चाहिए। आवारा श्वानों की समस्या की
अतिक्रमण की समस्या है, ये तो शायद ऐसा लगता है कि अतिक्रमण प्रदूषण हमारे उज्जैन का संस्कार बन गया, संस्कृति बन गई है। तो अब इसको भी धीरे धीरे समाप्त होगी, एकदम से समाप्त हो नहीं सकती। खैर जो भी हो, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और यहाँ पर हमें, मेरा अधिकारी हैं आशीष सिंह जी, उनसे हमारा एक विशेष निवेदन है कि जो सप्त सागर है ना, उन पर भी ध्यान दे दीजिए। जैसे क्षीर सागर है, वहाँ की स्थिति इतनी बदतर है कि हद से ज़्यादा। और वह तो क्षीर सागर क्या है, वो तो अब मल सागर हो गया, वो तो एक प्रदूषित पानी का कुंड हो गया। मछलियाँ तक क्यों मर जाती है, वो भी बेचारी मर जाती हैं, इतना गंदा पानी हो जाता। तो आखिरकार ये गंदा पानी उसमें आता कहाँ से, कहाँ से और क्यों आ रहा है? वो कहते हैं ऐसा तो नहीं कि आसपास जितने मकान बने हुए हों और जो उनमें जो टॉयलेट बने हुए हो, उनका गंदा पानी भी क्षीर सागर के उसमें मिल रहा हो। तो यहाँ पर सप्त सागरों पर भी जरा आप ध्यान दे दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, सेहत के लिए भी ज़रूरी है और यूँ भी ज़रूरी। और अभी 2026 में अधिक मास होगा ना, तो सप्त सागरों का और ज़्यादा महत्व रहेगा। तो इसलिए उन पर ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। अब महाकाल लोक की तरह शनि लोक भी बनेगा, बनाओ भैया, जितने लोग बनाओ। तो ये आपने शनि को आया, फिर सांदेपनी लोग बना दो, मंगल लोग बना दो, अरे सब दूर लोग ही लोग बना दो, क्या दिक्कत है, बनाओ, क्या अंतर पड़ रहा है। मगर आप, हमें तो ये दिक्कत है, आप लोग चाहे जितने बना दो, ये सब पर्यटक स्थल बन जाते हैं। हमें पर्यटक स्थल नहीं बनाना है, हमें तो कट्टर आध्यात्मिक सेंटर बनाना है। तो जो महालोक बना रहे हैं ना, ये पर्यटक स्थल से तो महत्वपूर्ण बनेंगे ही, किंतु उनको आध्यात्मिक स्थल के रूप में विकसित करने की जरूरत है। ये काम निहायत अनिवार्य है, यही सच्चा विकास होगा यदि हमने ऐसा कर दिया तो। अब मौसम का तो बड़ा विचित्र हाल है, सुबह और रात को ठंडा हो जाता है, दिन में बड़ी गर्मी सी तपन सी महसूस होती है। ये वातावरण का है, तो इस पर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकते, जो होना है ना वो तो होगा। और यहाँ पर अब हमारे यहाँ की आध्यात्म मालिका तो बिल्कुल निकृष्ट हो चुकी है। यहाँ पर दिखावे का धर्म, दिखावे का नाम, अनुष्ठान, न जाने क्या क्या नाटक होते रहे, और वो नाटकों के नाम पर भारी लूट मची रहती है। तो शहर में अब एक बड़ी विचित्र स्थिति बन गई कि यहाँ पर आध्यात्म में किसी का विश्वास ही नहीं। झूठ, फरेब, धोखेधड़ी, स्वार्थ, टोपेबाजी, अनुशासनहीनता, उन्माद, ये सब हमें साफ नजर आती। तब इनकी भी जरूरत नहीं है। हर आदमी को अब कट्टर धार्मिक नहीं, कट्टर आध्यात्मिक बनना है, कट्टर मानवतावादी बनना है, कठोर सनातन धर्मी बनना है, वसुधैव कुटुंबवादी बनना है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे उज्जैन के लिए, ये होना चाहिए। और उज्जैन का विकास कैसे होगा, क्या होगा, अब छोड़ दीजिए, ये हम इस बारे में अभी कुछ बोलना भी नहीं चाहते। हम बोलेंगे तो कहेंगे कि ये विरोधी हैं। ठीक है, जो भी है, आप जैसा भी विकास कर रहे हैं, जितनी भी घोषणाएं कर रहे हैं ना, करते जाइए, कोई वो दिक्कत नहीं। हाँ, क्षिप्रा के बारे में हम जरूर कहेंगे कि जो क्षिप्रा का स्वरूप और उसको सदैव प्रवाहमान करने की जो योजनाएं और घोषणाएं हो रही है ना, वे सब कागजी घोषणाएं हो रही। सच बात तो यह है कि क्षिप्रा कभी भी सतत प्रवाहमान हो ही नहीं सकती, और उसका एक ही कारण है कि उसका गौमुखी चौक है, वहाँ से प्रवाह नहीं है। और क्षिप्रा की घाटी में कितने अतिक्रमण है, कितनी पक्की सड़कें हैं, कितने भवन है, जरा ये भी देख लीजिए। तो अब कैसे प्रवाहमान होगी, और क्या नर्मदा का पानी कब तक डालते रहेंगे? अभी तो जो क्षिप्रा वर्तमान में है ना, प्रदूषित पानी की डबरी है, ये भी अब ध्यान दीजिए। अब जो भी ना कितने करोड़ों की योजना है, उसका क्या परिणाम आएगा, ये भी देखने को मिलेगा। परंतु क्षिप्रा कभी भी सतत प्रवाहमान नहीं हो सकती। उसको प्रवाहमान करने के लिए उद्गम स्थल पे 4-5 गौमुख
होना चाहिए ताकि वहाँ से निरंतर पानी आता रहे। पानी का पूरा प्रभाव नदी में आता रहे। हमें नर्मदा के पानी पर क्यों आधारित रहे, ये भी करना जरूरी है। और जो अतिक्रमण हटाओ, क्षिप्रा की घाटी से जो नाले मिल रहे हैं उनको रोक दो, और तो इस प्रकार क्षिप्रा हो जाएगी। और एक मैं विशेष बात कहना चाहता हूँ, और वो बात ये कि क्षिप्रा उत्तर प्रभाव भी कहाँ तक है और किस क्षेत्र में है।